अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलेरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि ई चौपाल सीरीज़ नाम की सीरीज़ जो मैं सोशल मीडिया पे चला रहा हूं, उसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की, और एजुकेशन हासिल करने के बाद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उसकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, कम्युनिटी को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी सीरीज़ है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर हामिद सईद है, जो कि प्रोफेसर हैं फार्मास्यूटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वो टाइम दिया एक छोटे से सेशन करने के लिए, जिससे आपसे मैं इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूं कि आपने प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की, और एजुकेशन करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ एक पाकिस्तान के रेनोड इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद ही अपने जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बता दें कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कैसे किया, और इस प्रोफेशन में कैसे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऑनर किया और इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की। मैं प्रोफेसर फार्मास्यूटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में करंटली काम कर रहा हूँ, और आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम डिवीजन पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन। सारी उम्र की मेरी जो एटलीस्ट एमफिल तक दैट वाज इन लाहौर। आफ्टर मैट्रिकुलेशन आई वेंट टू फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, इसको एफसी कॉलेज कहते हैं। एफसी कॉलेज से एफएससी के बाद फिर बी फार्मेसी की। हमारा सेशन था 1994-1998 का, एंड आफ्टर दैट आई वर्क probably 2.5 or almost 3 years in Surveyor, and then again started my MPhil, University of the Punjab, and then I went for PhD in Denmark, और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया। उसमें हमने टीलोमरेज एंजाइम पे काम किया, एंड आफ्टर दैट आई केम बैक, और आई जस्ट स्पेंट like 4.5 months in PUCP, and then again went back to Canada for postdoc fellowship. There I got another position from Stanford University, USA, California, USA, and that was a better option, so I switched to that option, and I worked there for 1 year almost. And then I came back in 2013 and joined as assistant professor again in University College of Pharmacy. So that was how my total background, educational background. आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, इससे पता मैंने ये चला कि आपका लोकल और इंटरनेशनल एक्सपोजर दोनों है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो फार्मेसी प्रोफेशन की जब बात करते हैं, तो जो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं उनका कहते हैं कि हम बस बाय चांस आ गए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पहले MBBS या BDS है, उसके बाद फार्मेसी है। तो आपका ये फर्स्ट चॉइस थी या सेकंड चॉइस थी? देखें, ऑब्वियसली एज फॉर ऑल द मेडिकल ग्रेजुएट्स द फर्स्ट चॉइस वुड बी MBBS के जी डॉक्टर, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि जी वालिदैन की तरफ से एक प्रेशर होता है कि जी आपने MBBS करना है। बहरहाल वो हमारा नहीं बना, तो सेकंड चॉइस थी कि हम लाहौर से बाहर कहीं ट्राई कर लेते या डेंटिस्ट्री में, लेकिन वो भी कभी चांस नहीं हुआ। और क्योंकि वालिद साहब ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक प्रोफेशन है फार्मेसी का, तो उसको कर लेते हैं। तो सारी दुनिया तो MBBS नहीं करती, ये उनका कहना था, और मैं इनका ठीक है, लेट्स बी इन लाहौर एंड गो फॉर बी फार्मेसी। तो इस तरह बाय मतलब सेकंड चॉइस ही समझ लें, इट्स नॉट अ फर्स्ट चॉइस कि हम इधर आए। लेकिन मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये फील करता हूँ कि बहुत से MBBS से बेहतर हैं हम। तो आई फील लकी एंड लकी कि मैं अब फार्मेसी प्रोफेशन में, और उसको हम सर्व कर रहे हैं। सही। और आपकी जो ड्यूरिंग एजुकेशन कैरियर है, एक टीचर का बहुत ज़्यादा किरदार होता है उसको प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए, उसके कैरियर को चूज़ करने में। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर गुजरा है जिसने आपको क्या कहते हैं इम्प्रेस किया हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो सबसे आइडियल टीचर होता है जो आपको टीच करता है, वो तो आपके माँ बाप होते हैं। ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, वालदा भी प्रोफेसर थी, और उसके बाद जो है स्कूल में तो ऐसा इतना वो नहीं बना हमारा कि जी हम कोई आइडियलाइज़ कर सकें टीचर्स को। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब मैं बी फार्मेसी में आया तो ख्वाजा हसनैन हैदर साहब वो मेरे आइडियल थे, और उनके कहने पे ही मैंने सेल्स ज्वाइन की थी।
तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और वो बिल्कुल एक फादरली फिगर थे और वो मतलब हर तरह से ना गाइड करते थे, बेहतरीन जितना वो कर सकते थे। इवन किताबें भी उन्होंने खुद फोटोकॉपी करा के रखी होती थी कि स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो, और इन्जॉय भी बहुत, और ही वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एज वेल। हमारे साथ क्रिकेट खेलनी, बाकी भी गेम्स खेलनी, स्पोर्ट्स के हेड भी थे। तो मैंने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया और उनको आइडियलाइज़ किया, और अभी भी मैंने ढूंढ के उनको सलाम पेश किया जब मैं प्रोफेसर बना। बिल्कुल डेफिनेटली। और इससे पहले आपके एक कोलीग हैं आसिम साहब, उनका भी मैंने सेशन किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि उनके आइडियल टीचर जो थे ये ख्वाजा हसनैन रहमत साहब थे, और उन्हीं ने उनको, जब उनका वो डिग्री ख़त्म होने वाली थी तो बस स्टॉप पे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बस पे सर पूछा हमारी अब डिग्री ख़त्म होने वाली है तो आप क्या करें, तो उन्होंने बगैर सोच समझे मुझे कहा था आप सेल्स करो। लेकिन टीचर जो था बड़ा अच्छा असेस कर लेता है कि उसके स्टूडेंट में क्या गट्स है, वो आप फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है। तो आपने सेल्स की, अब आप क्या कहते हैं जी फार्मेसी प्रोफेशन है, इसका क्या स्कोप है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में? देखिए फार्मेसी मेरा ख्याल है अब तक अगर मेडिकल की फील्ड में देखें, इट्स द ओनली प्रोफेशन वेयर यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, और उसमें सेलेक्ट करना स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हमारे लिए भी मुश्किल था कि जी सेल्स में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, कम्युनिटी में जाएं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाएं, वो तो खैर जब अनाउंस होंगी। तो ऑप्शंस बहुत हैं। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को भी कि ये वो प्रोफेशन है जिसमें आप बेरोज़गार तो एटलीस्ट नहीं रह सकते, तो अनटिल एंड अनलेस आप कोशिश ना करें। तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। नेवरदलेस देयर इज़ अ पॉइंट कि जी उतना हमारा जो रोल है फार्मासिस्ट का जैसे कि बाहर की दुनिया में है वो हम अभी तक अचीव नहीं कर सके। हम कन्वेंशनल रोल पे ही ठहरे हुए हैं। वी आर नॉट एबल टू एक्सटेंड आवर रोल एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, या कुछ हॉस्पिटल्स में है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ज़ाहिर एसोसिएशन प्रेशराइज करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालती हैं, इम्प्लीमेंट होता है, फिर ही हो सकता है कि ये सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो। लेकिन मैं अभी भी आई एम वेरी होपफुल, जिस तरह प्राइमरी सेकेंडरी में सीट्स आ रही हैं 400-400, 500-500, मेरा नहीं ख्याल किसी और प्रोफेशन में इस तरह आ रही हैं सीट्स। तो प्रोफेशन ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी तक हम वो पोजीशन एटलीस्ट जो हमारी कौम है, जो माशरा है, वो फार्मासिस्ट को उस तरह जान नहीं सकी जिस तरह डॉक्टर्स को जानती है। मैं अक्सर कहता हूँ यू कैन जज फ्रॉम वन एग्जांपल कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ कम्युनिटी एंड इफ़ यू नो दैट देयर इज़ अ डॉक्टर इन 19B, तो महीने में एक दफ़ा कोई बंदा आएगा, बेल देगा कि डॉक्टर साहब बच्चे को ये हो गया तो बता दें। बट इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट एंड एवरीवन नोज यू आर अ फार्मासिस्ट, तो मेरा नहीं ख्याल कोई आके बेल देगा कहेगा कि जी आप हमें ज़रा गाइड कर दें मेडिसिन के। तो ये कम्युनिटी अभी उस तरह नहीं जान सकी फार्मासिस्ट। क्योंकि हर किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी कौम को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो 70 साल इसकी ज़िंदगी है, तो एक जनरेशन को सदियां गुजरती हैं फिर जाके होता है। और अगर मैं फार्मेसी की, क्योंकि मैं भी इस प्रोफेशन के साथ अटैच हूँ, MBBS BDS के बाद जो नेक्स्ट प्रोफेशन जिसकी वर्थ है वो फार्मेसी है। आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पर जाएँ तो वहाँ पर लोग पूछते हैं कि यहाँ पे फार्मासिस्ट है या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों ने पूछना और जहाँ पे फार्मासिस्ट है वहाँ पे कस्टमर ज्यादा कि हमें फ्री में काउंसलिंग मिल जाएगी। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आप काउंसलिंग को फी पे नहीं करनी पड़ती। आपने बात की कि एसोसिएशन काउंसिल का बड़ा किरदार होता है, तो हमारी जो फार्मेसी काउंसिल है वो अपना रोल प्ले कर रही है फार्मेसी को अपग्रेड करने के लिए। देखें अभी भी आपको पता अनफॉर्चुनेटली फॉल नहीं है फार्मेसी काउंसिल, अभी भी उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी जो है वो नहीं लगा हुआ, उसके लिए मांगी हुई उन्होंने CVs। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अभी फार्मेसी प्रोफेशनल के लिए वो खिदमात सर अंजाम नहीं दी जो PMDC कर रही है। अभी मैं सिर्फ एकेडमिक्स की बात करूं, एडमिशन जो हैं हमारे जो के होते हैं कॉलेजेस में, अब 60% से ऊपर, अब हमारे साथ जो एफिलिएटेड है आफ्टर गेटिंग 60% मार्क, वाइल वी हैव स्टूडेंट्स हु आर हैविंग 90% मार्क्स, उनको भी मिल जाती है वही डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की जो 90%। तो फार्मेसी काउंसिल को एक मेरिट सिस्टम जिस तरह PMDC ने लगाया कि यहाँ से मेरिट अगर ख़त्म होता है तो फिर आगे प्राइवेट में शुरू हो, ताकि एक मेरिट सिस्टम भी प्राइवेट में आए। अदरवाइज़ तो 60% में जो पैसे दे जाए वो कर लेता है। इसी तरह अब देखें फार्मेसी काउंसिल को जो आप समझ लें जैसे हाउस जॉब्स हैं उनकी, हमारे यहाँ भी रेजिडेंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 माह की कर दें पेड रेजिडेंसी। इतने पैसे लेते हैं ये रजिस्ट्रेशन के, तो 3 माह की अगर पेड रेजिडेंसी हो जाए तो उसमें बच्चे को कोई ये नहीं कहेगा जाके हॉस्पिटल में या कहीं
कि जी आपको तो आता ही कुछ नहीं है, हम लोग आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको कुछ चीज़ों का पता होगा, सिस्टम में आ चुका होगा, एंड ही कैन परफॉर्म। तो ये फार्मेसी काउंसिल को 2-3 चीज़ें करनी चाहिए, बजाय इसके एक सेशन रख के और एक मतलब वही घटी बेटी चीज़ें जो हैं वो ये आगे कर देते हैं। मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने पीएमडीसी की बात की, तो पीएमडीसी जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी एक फीस फिक्स की हुई है कि इतनी, इससे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज फीस नहीं ले सकता। लेकिन हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन के साथ इस तरह नहीं है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट उन्होंने अपनी अपनी मर्जी की फीस रखी हुई है। कुछ इंस्टीट्यूट तो मैंने भी देखो 4-4, 5-5 लाख रुपया लेके सीट दे देते हैं, डोनेशन लेके सीट दे देते हैं। वो फीस स्ट्रक्चर उनका बनाना फार्मेसी काउंसिल का बड़ा इसमें अहम किरदार है। ये सिलेबस है जो हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का, इससे आप जस्टिफाइड हैं कि ये हमारे प्रोफेशन को 2013 या मेरे ख्याल 3, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं फिगर, उसके बाद से सिलेबस चेंज नहीं हुआ। और आप देखें टेक्नोलॉजी या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि हमें सिलेबस को चेंज करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सिलेबस में प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स का कोर्स ही नहीं है। जो हमारे प्रोफेशनल्स निकलते हैं उनकी क्या ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, कौन सी प्रोफेशनल एथिक्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, वो चीज़ नहीं है। अब हमारा एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एज अ फार्मासिस्ट रोल है कि हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमने नेपोटिज्म नहीं करनी, हमने पेशेंट, हमारा जो अटमोस्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव वो यही है कि पेशेंट आउटकम्स को हमने इम्प्रूव करना है। पेशेंट हमारे दिमाग में हर वक्त होना चाहिए, उसकी बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप देखें इन मैनी हॉस्पिटल्स, इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, आप फार्मासिस्ट के हवाले से अगर पूछें डॉक्टर्स, जो कि मेरी चांस भी मिला जाने से, वो कहते हैं जी लड़ते बहुत हैं आपस में। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी ग्रूमिंग थोड़ी बहुत करनी ज़रूरी है। और उसमें हमारे कोर्सेज में ये एथिक्स पे, प्रोफेशनलिज्म पे कोर्सेज होने चाहिए, लीडरशिप मैनेजमेंट पे होने चाहिए कोर्सेज, बिल्कुल बिल्कुल लैकिंग है, नहीं है हमारे। फिर हमारे बच्चों की डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। अगर आप देखें उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि वेयर शुड वी गो आफ्टर डूइंग फॉर्म डी। कोई हमें कहते हैं जी मैं स्कूल में टीचिंग कर लेती हूँ, देखा भी है, हमने देखा भी है। तो ये मतलब आप प्रोफेशन को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रोफेशन की वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इधर उनको बताएं उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन, इफ़ दे कंप्लीटेड फॉर्म डी तो उसको ही परसू करना ज़रूरी है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये प्रोफेशन वो है जिसमें पेशेंट का फ़ायदा बिल्कुल है। 5 साल की डिग्री है। अगर हम हमारे जो हम हमसाया मुल्क भारत इंडिया है, वहाँ पे जो मैंने 1-2 सेशंस किए उनके प्रोफेशनल्स के साथ, तो वहाँ पे बी फार्म भी ऑफर हो रहा है और फार्म डी भी। और ये हमारे जो टेक्नीशियन का कोर्स है वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का इंटरमीडिएट है, चाहे वो डिप्लोमा कर रहा है, बी फार्म 4 साल की डिग्री कर रहा है, और फार्म डी जो है वो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तीनों डिग्री ऑफर हो रही है। और वहाँ पे कोई 20-24 हज़ार इंस्टीट्यूट है जो कि डिग्री ऑफर करवा रहे हैं। ज़ाहिर है वो हमसे वो बहुत ज़्यादा मुल्क है, और हम तो उसके मालूम छोटे, हमारे यहाँ जो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट फिगर है जो कि फार्मेसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कि दोनों में डिग्री दे रहा है। तो ये जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है, इसकी अगर कोई स्पेशलाइजेशन ऑफर कर दीजिए, जैसे कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स भी, एमबीबीएस, तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट थोड़ा इजी, क्योंकि हमारा 5 साल का कोर्स है, 6 महीने की ट्रेनिंग उनको ऑफर कर दी जाए लास्ट ईयर में। वजह बात है कि अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर, आफ्टर ग्रेजुएशन यानी फॉर्म डी करने के बाद एक कॉन्टिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं। आप अमेरिका में देख लें, क्योंकि मैं रहा भी हूँ, वहाँ पे PGY1 क्लिनिकल, PGY2, और जैसे आपने कहा बी फॉर्म और फॉर्म डी दोनों इंडिया चल रहे हैं, अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही है। फॉर्म डी जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस कराई गई थी ताकि क्लिनिकल सेटिंग्स में फार्मासिस्ट को तैयार किया जाए, वो अपनी क्लिनिकल सर्विसेज दे। अब हमारा फॉर्म डी हर जगह वही जा रहा है, वो इंडस्ट्री में भी जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री के लिए क्लिनिकल फार्मेसी को पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो बी फार्मेसी से भी चीज़ें पूरी हो रही थी। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि जी क्या था हमारा सवाल, स्पेशलाइजेशन। अब देखें बोर्ड सर्टिफिकेशंस हैं यूएस में, हमारे यहाँ फार्मेसी काउंसिल को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो एकेडेमिया को इन्वॉल्व कर ले, वो जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं उनको इन्वॉल्व कर ले, और एक ऐसा फेलोशिप 2-3 तो बनाए
जिससे ये है कि कॉन्टीन्यूस एजुकेशन हो, एक मतलब आप समझ लें कि एक मोटिवेशन भी है फार्मासिस्ट के लिए कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी बिना पे उसको कैरियर उसका अच्छा हो जाता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। तो कॉन्टीन्यूस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी काउंसिल को जितने स्टेक होल्डर्स हैं जैसे एकेडेमिया है इसके साथ मिलके ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए और 6 माह साल की फेलोशिप देनी चाहिए, उसको पेड कर दें। और उसमें मतलब और ख़ास तौर पे अगर पेड नहीं भी करनी तो एटलीस्ट फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्टन फील्ड और वो जॉब में हैं, वो आप पे बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बेस पे उनकी प्रमोशन जो है वो आसान होगी, या एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक मोटिवेशन है कि उसको मिल जाती है कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। अब देखें अक्सर मैं फेसबुक पे और लिंक्डइन पे देखता हूँ कि बच्चे सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज़ की। अगर ये फार्मेसी काउंसिल कर देती है और फेलोशिप्स कर देती है, न्यूक्लियर फार्मेसी है आपकी, पीडियाट्रिक फार्मेसी है आपकी, ये जो जेरिएट्रिक फार्मेसी है, इसमें अगर स्पेशलाइज कर दें जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बच्चों में और बूढ़ों में टू स्टार्ट विद, क्योंकि वहाँ पे तो डोज कैलकुलेशन है, चेंज है, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे अगर ये थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स और स्पेशलाइजेशन कॉन्टीन्यूस एजुकेशन की सूरत में कर दें तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल और फार्मासिस्ट अपना क्लिनिकल रोल बड़ी अच्छी तरह वहाँ पे कर सकता है और उसको वो मुकाम मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे कि हमारे जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि फार्मेसी का जो 5 साल का कोर्स है इसमें कुछ चीज़ों की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, शायद कि बायोटेक्नोलॉजी की ओवरलैप्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको अगर 4-4.5 साल के आपका जो कहते हैं एकेडेमिया से और 6 मंथ्स की उनको ट्रेनिंग को ऑफर कर दी जाए। बिल्कुल ये हमारे लैकिंग है, अप्लाइड जो साइड है ना बहुत लैक अच्छा, है। आपका एक्सपोजर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का है, पाकिस्तान का भी और बाहर का भी, तो क्या डिफरेंस देते हैं पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स में जो बाहर का ग्रेजुएट है फार्मासिस्ट? देखें अगर हम जब इनकी एंट्री है फार्मेसी प्रोग्राम के लिए उसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इनकी जो पढ़ाई है ज़ाहिर है थोड़े बहुत कोर्सेज डिफरेंट हैं और ज़ाहिर है थोड़ी एडवांस चीज़ें वो पढ़ाते हैं। अच्छा, अब जो लैग कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल्स में कर रहे हैं और अप्लाइड साइड पे कर रहे हैं। अदरवाइज़ थ्योरी आप जिसको भी बच्चे हमारे बहुत शार्प हैं। आप देखें जैसे ही ये बच्चा यहाँ से निकलता है वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी, इक्वलेंसी भी करता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है और उन्हीं की तरह परफॉर्म करता है। तो डिफरेंस मुझे सिर्फ ये आता है कि इनको एक्सपोजर नहीं है। जैसे ही इनको एक्सपोजर मिलते हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और वो कोप कर लेते हैं और उनसे बेहतर कर जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो उधर अगर आप देखें, जैसे मैंने भी देखा, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स हैं या अगर फॉर एग्जांपल उनको फॉर्म डी कर रहे हैं तो आखिरी साल प्योरली उनका क्लिनिकल साइड का है, वो हॉस्पिटल में गुजार रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल फील्ड में भी जाते हैं, वो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज़ कर रहे हैं। हम तो थ्योरी में उनको बता रहे हैं कि ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज़ हैं क्या, करने कैसे है, क्राइटेरिया कैसे बनाना है। हम थ्योरी में बता रहे हैं कि थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैसे करनी है, लेकिन वो उनको हॉस्पिटल में जाके हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं और वो दिखाते हैं कि इन रियलिटी हो कैसे रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा जब जाते हैं तो एक घबराहट का शिकार होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल विद इन नो टाइम ये कोप करके उनसे आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें इंटेलेक्चुअली और हार्ड वर्क में ये पीछे नहीं है। सही कहा। तो आखिर में आप ये बताएं कि जो यंग ग्रेजुएट फार्मासिस्ट निकल रहा है पाकिस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि वो क्या करें आगे? अच्छा, एटलीस्ट मैं देखें दो चीज़ें हैं। कई लोग दे एस्पायर के दे विल गो अब्रॉड और वहाँ पे करेंगे, बिल्कुल करें। मैं कहता हूँ आप लोगों का हक है कि आप जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें, ख़ास तौर पे एजुकेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि उनको ऐसी सोच रखनी चाहिए कि वो अपने रोल को एक्सटेंड कर सकें और उस रोल को एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रेजुएट, एक फ्रेश फार्मासिस्ट की ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे और गैप आइडेंटिफाई करे और उसके ऊपर सोच विचार करे हाउ दे कैन इम्प्रूव दी सिस्टम और उससे पेशेंट आउटकम में क्या बेहतरी आ सकती है। अब जाहिर है एक जूनियर फार्मासिस्ट है, वो खुद से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए उस फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो सोशल हो, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो और वो फिर नेटवर्किंग करे, जो लोग सीटों पर बैठे हुए हैं उनसे जाके आइडियाज़ को शेयर करे और अगर उनको आइडियाज़ अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। और इस तरह एक फार्मासिस्ट अपने रोल को क्लिनिकल सेटिंग्स में एक्सटेंड कर सकता है।
दूसरा ये है कि हमारे फार्मासिस्ट वंस दे ग्रेजुएट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट्स दे आर वेरी परप्लेक्स्ड कि जी अब हमने करना क्या है।